ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग लुक एट द टॉपिक ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिसमें से जो पेपिलाइटिस का टॉपिक है उसको हम लेटर ऑन कंपेयर करेंगे विद पेपिलोएडिमा। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि ऑप्टिक न्यूराइटिस होता क्या है। नेम इंडिकेट इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब ऑप्टिक नर्व, यू नो के व्हेन इट लीव्स द आई इट टेक्स अ कोर्स एंड देन इट मर्जेस टू फॉर्म ऑप्टिक क्याज्म। तो ऑप्टिक डिस्क से लेकर ऑप्टिक क्याज्म लेवल तक कहीं भी ऑप्टिक नर्व की अगर इन्फ्लेमेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक न्यूराइटिस। और इसी के बेसिस हम इसको डिवाइड भी करते हैं इनटू इट्स वेरियस टाइप्स। तो हम आगे देखते हैं अब एटियोलॉजी क्या है ऑप्टिक न्यूराइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑप्टिक नर्व होती क्यों है, कौन से कंडीशन है इसकी एसोसिएशन वो देख लेते हैं। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि जिसमें होता ही है कि जो माइलिन शीट है वो बनी तो ठीक थी, इसकी फॉर्मेशन तो नॉर्मल है, लेकिन बाद में उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई, बाद में उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो गई ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेटरी कॉज, ड्यू टू एनी ऑटो इम्यून कॉज, वो फिर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा तो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें एक नॉर्मल फॉर्मेशन थी ऑप्टिक नर्व शीथ की, और बाद में एक टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून न्यूरो डिजनरेशन ने उसको उसकी इन्फ्लेमेशन शुरू करा दी माइलिन शीथ की और सराउंडिंग नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और बाद में एक बार पहले उसकी इन्फ्लेमेशन होते बाद में उस माइलिन शीथ की हार्डनिंग हो जाती है, स्क्लेरोसिस हो जाती है उस अफेक्टेड एरिया की, मतलब माइलिन शीथ की। तो डेफिनेटली जिस एरिया में माइलिन शीथ नहीं होगी वहाँ से नर्व इम्पल्सिस ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। इवन द माइलिन शीथ इज डैमेज, द नर्व इम्पल्सिस स्लो और इवन स्टॉप, कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स आर वन कॉज जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। ठीक है, यही डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स अगर इन्वॉल्व कर लेंगे ऑप्टिक नर्व को तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा डेफिनेटली, राइट। और डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि टी सेल मीडिएटेड ऑटोइम्यून न्यूरो डिजनरेशन है ऑप्टिक नर्व नर्व शीट्स की इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। किसी भी लेवल पे हो सकता है, ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती हैं डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। और पहले उनकी इन्फ्लेमेशन होती है माइलिन शीथ की, लेटर ऑन की हार्डनिंग या स्क्लेरोसिस हो जाती है अफेक्टेड एरिया की, जिसकी वजह से भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अब जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं या तो वो स्लो हो जाती हैं और स्टॉप हो जाती हैं। अच्छा, अब जब ये डीमाइलिनेटिंग कंडीशन इन्वॉल्व करती हैं विजुअल सिस्टम को, तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने देखनी है। इसमें जो फर्स्ट दैट इज आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसमें ब्रेन में डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड में डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन जिस ऑप्टिक नर्व के लेवल पे ये डीमाइलिनेशन हुई होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, अच्छा देन सेकंड वन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होती है ब्रेन की नर्व शीट्स की, जो ब्रेन में पड़ा हुआ है माइलिन टिश्यूज की, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, साथ में ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो रहा होता है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एज सच स्पाइनल कॉर्ड इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसमें मोस्टली ब्रेन और ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। तो लाइक ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस की मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, देन वी हैव न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका या डेविक्स डिजीज भी कहते हैं इसको। इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है ऑप्टिक नर्व की और स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें ब्रेन स्पेयर होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ब्रेन और स्पाइनल और ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड स्पेयर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ये भी ऑप्टिक न्यूराइटिस की। जबकि न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका या डेविक्स डिजीज में स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और ब्रेन स्पेयर हो रहा है, और साथ में आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है। तो ये डीमाइलिनेटिंग ये पहली एटियोलॉजी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स थी। इसके अलावा और क्या कॉजेज हैं जो ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करा सकते हैं? आते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन भी आती है, लाइक वायरस जोस्टर वायरस इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आती है, लाइक सिफिलिस, कैट स्कैच फीवर या फिर लाइम डिजीज। अच्छा, थर्ड वन इज पैरा इन्फेक्शन। पैरा इन्फेक्शन मतलब कि जो उसके सराउंडिंग जो ऑप्टिक नर्व के सराउंडिंग एरियाज का अगर कोई है इन्फेक्शन, या फिर कोई बॉडी में सॉरी वो कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेशन है, माय बैड। इन पैरा इन्फेक्शन में हम ये देखते हैं कि जो बॉडी में सिस्टमिकली कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है किसी ऑटोइम्यून प्रोसेस से या फिर किसी वायरल या बैक्टीरियल प्रोसेस से, और उसने ऑप्टिक नर्व को भी इन्वॉल्व कर, दैट इज कॉल्ड पैरा इन्फेक्शन। पैरा इन्फेक्शन में सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन हुई है, लाइक मीजल्स हैं, मम्स हैं, चिकन पॉक्स रिलेटेड इन्फेक्शन हैं, उसमें भी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो सकती है पैरा इन्फेक्शन में। और पोस्ट इम्यूनाइजेशन में हम देखते हैं कि पैरा इन्फेक्शियस केसेस में आफ्टर इम्यूनाइजेशन भी ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो एक तो सिस्टमिक इन्फेक्शन लाइक वायरल डिजीजेज, मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, उसमें हो जाती है। और इसलिए चिकन पॉक्स जो वायरस जोस्टर वायरस हो तो इट सेल्फ भी कॉज करा रहा था इसको, इसमें इन्फेक्शन। और इसलिए पोस्ट इम्यूनाइजेशन भी हो जाती है ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन। देन कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेशन। कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेशन हम देखते हैं कि जब मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है, ऑर्बिट की इन्फ्लेमेशन है, साइनसिस की इन्फ्लेमेशन है, उसके साथ ऑप्टिक नर्व की भी हो जाती है, दैट्स कॉल्ड कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अच्छा और क्या कॉज हो सकती है ऑप्टिक न्यूराइटिस की? अच्छा, इंट्राऑक्यूलर कोई इन्फ्लेमेशन। इंट्राऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन में एंडोफ्थल्माइटिस है, यूवियाइटिस है, ठीक है, या रेटिनाइटिस है, इन सब में भी ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकती है। सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज है, लाइक एसएलई है, सिस्टमिक पोलियाटाइटिस नोडोसा है, इनमें भी हम देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट, अगर ये डिसऑर्डर ऑप्टिक नर्व को भी इन्वॉल्व करें ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज होगा। अब जो ऑप्टिक नर्व वी नो कि इसका बहुत लंबा कोर्स होता है, वो ऑप्टिक डिस्क हेड से शुरू होकर
ऑप्टिक कियाज्म तक जाती है, तो वो जिस जिस लेवल पे इन्वॉल्व होगी उसकी बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। तो एक हम कहते हैं पेपिलाइटिस। अगर जस्ट ऑप्टिक नर्व हेड की इन्फ्लेमेशन है, अगर जस्ट ऑप्टिक नर्व हेड की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज पेपिलाइटिस। और पेपिलाइटिस में वही ऑलमोस्ट सिम्टम मिलते हैं जो कि पेपिलाडीमा मिल रहे थे, दैट इज हाइपरीमिया हुआ होगा ऑप्टिक डिस्क हेड का, एडीमा हुआ होगा ऑप्टिक डिस्क हेड का, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप है ऑप्टिक न्यूराइटिस की इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, वो पेपिलाइटिस ही है, मोस्टली पेपिलाइटिस ही होती है। और मोस्टली एज वी सॉ कि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हुई होती है, और उस वजह से इन्वॉल्वमेंट होगी ऑप्टिक डिस्क हेड की, जिसकी वजह से वहीं का हाइपरीमिया और एडीमा हमें नजर आएगा, ठीक है। सेकंड इज न्यूरोरेटिनाइटिस। एज अ नेम इंडिकेट, इसमें ऑप्टिक नर्व हेड की इन्वॉल्वमेंट होगी, सॉरी ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, और साथ में जो सराउंडिंग रेटिना है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व हेड है की इन्वॉल्वमेंट है, पेपिलाइटिस है, और साथ में रेटिनल इन्वॉल्वमेंट भी है, और मैकुलर स्टार। मैकुलर स्टार का मतलब है कि जो मैकुला का लेवल वहाँ पर एडीमा हुआ है, वहाँ पर एक्सुडेशन हुई हुई है फ्लूइड की, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मैकुलर स्टार, ठीक है। मैकुलर एक स्टार सा बन जाता है। एनीवे, तो ये लीस्ट कॉमन टाइप ऑप्टिक न्यूराइटिस की यही है, न्यूरोरेटिनाइटिस। तो न्यूरोरेटिनाइटिस में क्या है, एक तो पेपिलाइटिस है लाइक ऑप्टिक डिस्क की इन्फ्लेमेशन, और साथ में सराउंडिंग रेटिना की इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें हमें मैकुलर स्टार, क्योंकि रेटिना की इन्वॉल्वमेंट, हमें मैकुलर स्टार भी मिलता है, ठीक है, जो जिसमें एक्सुडेशन हुई होती है और एडीमा हो जाता है मैकुला के रीजन का, और ये लीस्ट कॉमन टाइप है। देन वी हैव रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के बारे में कहा जाता है कि इसमें ना ऑप्टिक डिस्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें ना ऑर्बिटल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ऑप्टिक डिस्क बिल्कुल नॉर्मल अपीयर हो रही होती है रेटिनोस्कोपी पे और थर्मोस्कोपी पे, ठीक है। एंड इट इज इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन विच द डिस्क अपीयर्स नॉर्मल, और ये मोस्टली यंग एडल्ट्स में होती है, और फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होती है विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ हमें मोस्टली कौन सी मिलती है, रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। अब रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस में हम जब ऑप्टिक डिस्क को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बिल्कुल नॉर्मल अपीयर हो रही होती है, इसलिए रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में कहा जाता है कि पेशेंट को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होता ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, और डॉक्टर को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि डिस्क बिल्कुल नॉर्मल अपीयर हो रही होती है। अच्छा, अब ऑप्टिक न्यूराइटिस के ओवरऑल हमें क्या सिम्टम्स नजर आते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो इसमें एक्यूट सब एक्यूट मोनोक्यूलर विजन लॉस होगा। अगर हम कंपेयर करें पेपिलाइटिस कोई ऑप्टिक न्यूराइटिस को विद पेपिलोडीमा, तो पेपिलोडीमा में बात ये थी कि जो भी होगा बायलेटरल होगा। अगर विजन लॉस हो रही है, विजन ऑब्स्कुरेशन हो रही है, वो बायलेटरल होगी, जबकि ऑप्टिक न्यूराइटिस में पेपिलाइटिस में मोनोक्यूलर या यूनिलेटरल विजन लॉस मिलता है, ठीक है। तो एक्यूट भी हो सकता है, एकदम से भी हो सकता है, सब एक्यूट और ऐसा सा भी हो सकता है, एक्यूट और सब एक्यूट विजन लॉस विच मे बी बायलेटरल। समटाइम्स मोस्टली तो मोनोक्यूलर होते हैं, समटाइम्स बायलेटरल भी होता है, लाइक अगर कोई वायरल डिजीज की वजह से है, ठीक है। मोस्टली ये अफेक्ट करता है 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज को, मीन एज 30 ईयर्स होती है ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए, क्योंकि कोई भी जो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है इसी एज में ज़्यादा पीक करती है ना। अच्छा, हमें डिस्कम्फर्ट या पेन फील होगा इन और अराउंड द आई विच में भी अग्रेवेटेड ऑन एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट, और ये तब मोस्टली तब होता है जब रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हुआ होता है, ठीक है, जब ऑर्बिटल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। दैन फोस्फीन्स आर सिंपली कुछ पेशेंट्स लोगों को ये मतलब वाइट या येलो से फ्लैशेस या स्पॉट्स नज़र आते हैं इन्वायरमेंट में, एयर में, जो कि अगेन जो पोस्टीरियर विट्रस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं ना ड्यू टू एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई। जब पोस्टीरियर विट्रस में कोई सेल्स आते हैं ना, तब मोस्टली ये फोस्फीन्स के सिम्टम आते हैं, ठीक है। और हम आगे देखेंगे भी कि पेपिलाइटिस में हमें ना पोस्टीरियर विट्रस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं, और ऐसा सेंसेशन आती है टाइनी वाइट या कलर फ्लैशेस के स्पार्कल्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द आईबॉल। प्रेशर ऑन आईबॉल की वजह से भी होता है ये, लेकिन मोस्टली इसमें पोस्टीरियर विट्रस में ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से हो रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं केस ऑप्टिक न्यूराइटिस। पेन इसका एक अहम सिम्टम है जो कि हमने पेपिलोडीमा में नहीं देखा था। इन एंड अराउंड आई बॉल हमें पेन फील हो रहा है, ठीक है, और स्पेशली ऑन एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स। सब एक्यूट या एक्यूट विजन लॉस तो है ही, जो कि मोनोकुलर होती है और बायलेटरल भी हो सकती है। और तीसरा था एज, तो खैर सिम्टम तो नहीं है एक खैर, और फोस्फीन्स हैं जो कि हमें टाइनी वाइट या कलर फ्लैशेस मिलते हैं, ये स्पार्कल्स मिलते हैं प्रोड्यूस बाय प्रेशर ऑन आई बॉल, एक सेंसेशन होती है, एक्चुअली होते नहीं है। अच्छा, देन साइंस क्या मिल सकते हैं, तो लेट्स सी। विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हुई होती है विच इज़ वेरिएबल फ्रॉम मॉडरेट टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ऑप्टिक नर्व की, और अगर ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हो रही है, उसकी माइलिन अफेक्ट हो रही है, तो विजुअल एक्यूटी तो जाएगी जाएगी। अच्छा, विजुअल एक्यूटी हमने देखा था कि अर्ली स्टेजेस ऑफ पेपिलोडीमा में नहीं जा रही थी, वो मतलब उसके क्रोनिक फेज में या उसके एट्रोफिक फेज में जा रही थी, अदरवाइज विजुअल एक्यूटी उसमें इतनी इम्पेयर नहीं थी। तो इसमें होती है, स्टार्ट में हो जाती है रिड्यूस, ठीक है। इसमें एक और डिफरेंस ये है कि इसमें कलर विजन भी इम्पेयर होती है, मार्कली इम्पेयर होती है कलर विजन विच मेनली अफेक्ट्स द रेड एंड ग्रीन कलर, और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी इसमें इम्पेयर होती है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो उसमें पेपिलोडीमा में नहीं थी, कि इसमें RAPD होता है या रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलर डिफेक्ट होता है, जिसको हम मार्कस गन प्यूपिल होते हैं, वो भी इसी में, वो उसमें नहीं था। टेंडरनेस भी होती है ग्लोब की, जो कि उसमें नहीं थी, इसमें होती है। पेन होता है, और डीप ऑर्बिटल पेन या ब्रो पेन में भी प्रेजेंट, ठीक है। और फंडस एग्जामिनेशन पे हमें ना पेपिलोडीमा में और न्यूरोरेटिनाइटिस में और रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस में डिफरेंट सिम्टम मिलते हैं, अगर हम ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन करें या ऑफ्थेल्मोस्कोपी करें या फंडस एग्जामिनेशन करें। अच्छा, तो पेपिलाइटिस हमें क्या मिलेगा,
पेपिलाइटिस चूँकि ऑप्टिक डिस्क की ही इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें हमें ऑप्टिक डिस्क स्वॉलन मिलेगी, हाइपरेमिक मिलेगी, ब्लर्ड मार्जिन मिलेंगे, जस्ट लाइक पेपिलर एडीमा, ठीक है। और ये स्वेलिंग सराउंडिंग रेटिना में भी स्प्रेड करते हुए हमें फील होगी। और जो रेटिनल वेन्स होंगी वो हमें टोर्चस और इंगोश मिलेंगे, जैसे पेपिलर एडीमा। स्प्लिंटर हेमरेजेस भी मिल सकते हैं, फाइन एक्सीडेंट में भी प्रेजेंट इन एट द डिस्क एंड अराउंड इट, जस्ट लाइक पेपिलर एडीमा। विट्रस, देखिए इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि जो पोस्टीरियर विट्रस है दैट विल कंटेन इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जो कि पेपिलर एडीमा में नहीं था प्रेजेंट, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अच्छा, फिर न्यूरोरेटिनाइटिस, उसमें मैंने बताया था कि मैकुला के लेवल पे एक्सुडेशन है और साथ में एडीमा है जिसको हम मैकुलर स्टार कहते हैं। तो ये हमें नजर आ रहा है कि एक्सुडेट्स हैं मैकुलर रीजन को मैकुलर स्टार कह रहे हैं, तो ये न्यूरोरेटिनाइटिस में मिलते हैं, जिसमें रेटिना की इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं अलॉन्ग विद पेपिलाइटिस, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि द डिस्क फाइंडिंग्स वही होंगे जो पेपिलाइटिस में होंगे, क्योंकि न्यूरोरेटिनाइटिस में पेपिलाइटिस भी हो रहा है, बट द इन्फ्लेमेशन इज सीवियर एज कम्पेयर टू पेपिलाइटिस एंड स्प्रेड्स टू द सराउंडिंग रेटिना एज वेल। इट मे बी एसोसिएटेड विद मैकुलर एडीमा एंड एक्सुडेट्स को मैकुलर स्टार कह रहे हैं। रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस में फंडस बिल्कुल नॉर्मल अपीयर होगा और एज वी से कि नीदर ऑफ थर्मोलॉजिस्ट नो द पेशेंट सीज एनीथिंग। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या करेंगे, तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट इसमें होते हैं। जैसे हमने पेपिलर एडीमा में देखा था कि उसमें जो ब्लाइंड स्पॉट था उसकी इन्लार्जमेंट हो रही थी, जबकि इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस में हमें सेंट्रल या सेंट्रोसीकल स्कोटोमा मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व की इन्फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए सेंट्रल स्कोटोमा मिलता है या सेंट्रोसीकल स्कोटोमा मिलता है। विजुअल अच्छे, इसमें एक और डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन में कि जो इसका विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल होगा वो एबनॉर्मल होगा, जबकि उसमें इतना नहीं होता, क्योंकि उसमें स्टार्ट में विजुअल एक्यूटी बिल्कुल ठीक होती है, तो उसका विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल जो होगा इन केस ऑफ पेपिलाइटिस ये रिड्यूस होगा या नॉर्मल होगा। एमआरआई करेंगे ब्रेन का, तो अच्छा एमआरआई पे ना हमें पेपिलर एडीमा के केस में तो कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिल रही थी ना, इन केस ऑफ पेपिलाइटिस हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में वाइट मैटर की लीजन मिल सकते हैं या वाइट मैटर के प्लैक्स मिल सकते हैं, स्पेशली इन द पैरावेंट्रिकुलर एरिया अराउंड द वेंट्रिकल्स हमें वाइट मैटर प्लैक्स वगैरह मिल सकते हैं, अगर वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से उसको पेपिलाइटिस हुआ तो मिलेंगे। ब्लड सीपी और ईएसआर भी डिरेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ है। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी पॉजिटिव आ सकती है फॉर एनी वायरल डिजीज़, फॉर एनी बैक्टीरियल डिजीज़। नंबर पंचर पे हमें जो उसका होगा सीएसएफ प्रेशर हो तो नॉर्मल होगा, जबकि ऑप्टिक पेपिलर एडीमा में वो ज़्यादा था। और लेकिन जब हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे सीएसएफ की, तो उस पर हमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिलेंगे। तो ओलिगोक्लोनल बैंड्स ये हमें मिलते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है अगर उसकी वजह से हुआ ऑप्टिक न्यूराइटिस। प्रोग्नोसिस का यूजली गुड है, जो विजुअल एक्यूटी और कलर विजन है वो यूजली रिकवर हो जाती है विद इन मंथ्स, तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ट्रीटमेंट्स का क्या करते हैं हम, एक तो उसके अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है वही ट्रीट हो जाए, तो दैट इज़ गुड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हम देते हैं इन केस ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, और वो ये कहते हैं कि जो सिम्टम्स का टाइम है, जो कि मंथ्स में सिम्टम आने हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन जो ओवरऑल रिकवरी, जो अल्टीमेट लेवल ऑफ विजुअल रिकवरी है, उस पर इतना असर नहीं होता कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का। और हम ये कहते हैं कि हमें ओरल प्रेडनिसोलोन अलोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी केस में रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं ओरल प्रेडनिसोलोन को। लेकिन अगर हुआ है ऑप्टिक न्यूराइटिस ड्यू टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो फिर हम उसकी क्या रेजिमेंट फॉलो करते हैं, उसको हम देते हैं IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम डेली फॉर 3 days, फॉलो बाय ओरल प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर kg इन डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। सो हम उससे स्टेरॉइड से शुरू करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो हमने 1 ग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना है 3 days के लिए IV रूट से, और फिर हम उसको रिप्लेस कर देना 1 मिलीग्राम पर kg ओरल प्रेडनिसोलोन पे, ठीक है। फिर हम इसके अलावा IM इंजेक्शन भी लगाते हैं इंटरफ्रोन बीटा का। अगर हमें लाइक पेशेंट हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस का आया और हमने उसको पहले एपिसोड पर ही इंटरफ्रोन बीटा का इंजेक्शन लगा दिया, तो फॉर 3 years उसमें जो डेवलपमेंट होनी है ऑप्टिक न्यूराइटिस की वो मतलब कम रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी अगर हम जस्ट इंटरफ्रोन बीटा का इंजेक्शन लगा दें। इसके अलावा हम वाइटामिन, क्योंकि ये एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, तो हमें वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स देना होता है। इसमें वाइटामिन B1 इंपॉर्टेंट है, B6 इंपॉर्टेंट है, B12 इंपॉर्टेंट है, और ये फुल डोजेज में देते हैं फॉर 3 weeks, और रिएक्ट करता है न्यूरोट्रोपिक एजेंट्स एंड डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो बस यही है कि 3 दिन के लिए IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना, उसके बाद हमने उसको ओरल पे शिफ्ट कर देना है। 3 weeks के लिए हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स देना है, और IM इंजेक्शन लगाना है पहले एपिसोड पे, तो 3 साल तक उसको सुकून रहेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस के इतने सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। तो या दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस। और इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, और ये डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर से हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका, आइसोलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस, इन्फेक्शंस हैं, पैरा इन्फेक्शंस हैं, कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेशन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशंस है। इसके अलावा जो टाइप्स हैं, इसमें टाइप्स आ जाते हैं पेपिलाइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। जो इंपॉर्टेंट पेन की कंप्लेंट्स जो इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स उसमें पेन की कंप्लेंट आती है, विजुअल्स की कंप्लेंट आती है, और फॉस्फेरिन की कंप्लेंट आती है। साइंस में अगेन हमारे कलर विजन इंपेयर होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इंपेयर होती है, RAPD प्रेजेंट होता है, विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होती है, टेंडरनेस होती है ग्लोब की, ठीक है। और फंडस फाइंडिंग हम देख ही चुके हैं,
सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अच्छा, अब हम डिफरेंसेस कर लेते हैं बिटवीन पेपिलोएडिमा एंड पेपिलाइटिस, ठीक है। अच्छा, मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ऑनसेट होता है पेपिलोएडिमा का वो ग्रेजुअल होता है, क्योंकि इसमें कोई मतलब अंडरलाइन कॉज उसको बनते हुए टाइम लगता है, जबकि पेपिलाइटिस का जो होता है वो एकदम से कोई इन्फ्लेमेशन हुई, एकदम से इन्फेक्शन हुई और सडन ऑनसेट हो गया। सिस्टमिक सिम्टम पेपिलोएडिमा में होते हैं, हम देखा है कि उसमें हेडेक होगा, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, क्योंकि इंक्रीज ICP भी है, वो इसमें नहीं होंगे सिस्टमिक सिम्टम। ओकुलर सिम्टम विजन लॉस जो होता है वो ट्रांजिएंट अटैक आते हैं ब्लड विजन के, और लेटर ऑन डिक्रीज विजन होते हैं ड्यू टू एट्रोफिक पेपिलोएडिमा। रिमेंबर, इस केस में सडन और मार्क्ड विजन लॉस होता है, इसमें ट्रांजिएंट अटैक्स नहीं आते, और इसमें सडन और मार्क्ड विजन लॉस होता है, ठीक है। और उसमें पेन और टेंडरनेस नहीं होती, इसमें पेन और टेंडरनेस होती है ओकुलर मूवमेंट का स्पेशली, क्योंकि वो प्रेशर पड़ा होता है ग्लोब पे और साथ में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है आँख में, तो डेफिनेटली होगा। अच्छा, देन विजुअल एक्यूटी नॉर्मल होती है स्टार्ट में पेपिलोएडिमा में, जबकि पेपिलाइटिस में वो रिड्यूस हुई होती है। कलर विजन भी इसमें नॉर्मल होती है, पेपिलाइटिस में डिफेक्टिव होती है। पीपल रिएक्शन देखा था कि पेपिलोएडिमा में हर जगह नॉर्मल चल जाता है, स्पेशली पहले 2 स्टेजेस तक तो नॉर्मल ही था। इसमें पीपल रिएक्शन में हमारे पास RAPD होता है, ठीक है। अच्छा, विट्रस हमें नॉर्मल मिलेगा, पेपिलाइटिस में विट्रस में सेल्स होंगे, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। डिस्क जो होगी, डिस्क एडिमा जो होता है ना, उसमें जो सेंट्रल कप होता है वो रिटेन रहेगा, जबकि पेपिलाइटिस में जो डिस्क एडिमा होता है उसमें सेंट्रल कप की भी ब्लरिंग शुरू हो जाती है। दिस इज डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, विजुअल फील्ड इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट, अच्छा जो पेपिलोएडिमा है ना उसमें जो ब्लाइंड स्पॉट है वही इनलार्ज होगा, जबकि पेपिलाइटिस के केस में सेंट्रोसेकल स्कोटोमा बन जाता है। CT स्कैन और MRI पे हमें कोई इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिल सकती है, जबकि पेपिलाइटिस के केस में हमें स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं मिलेगा, हमें डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर के लिए कोई वाइट प्लैक्स मिल जाएंगे पैरावेंट्रिकुलर एरिया में। CSF ओपनिंग प्रेशर पेपिलोएडिमा में रेज होगा, इसमें नॉर्मल होगा। विजुअल इवॉक्ड पोटेंशियल पेपिलोएडिमा में नॉर्मल था, इसमें एबनॉर्मल होता है विजुअल इवॉक्ड पोटेंशियल। सो या दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about the optic neuritis and the papillary